JVH क्लासेज यूट्यूब चैनल पे वर्ग 10th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कल हम लोग पढ़े और इस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को जाने। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शीर्षक से अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। जैसे प्रश्न है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी 2 अंक स्तरीय होगा और इसका उत्तर आप 2 से 3 वाक्य में, किसी प्रश्न का उत्तर तो आप 1 वाक्य में भी दे सकते हैं। 1 से 3 वाक्य में आप इसके उत्तर देंगे। तो राष्ट्रवाद के संदर्भ में अगर प्रश्न आएगा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप यही लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है और जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। दूसरा प्रश्न है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, मनमाने ढंग से वो शासन करता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत होता है और सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, जो मनमाने ढंग से शासन करता है, अत्याचारिता पूर्वक शासन करता है। उसी निरंकुशवाद इसी प्रकार के शासन प्रणाली को कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कल्पनादर्श, यूटोपिया, हिंदी में क्या कहते हैं? ये कल्पनादर्श, अंग्रेजी में बोलते हैं यूटोपिया। तो यूटोपिया का क्या अर्थ है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि इसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। आप ऐसे समाज की कल्पना कर लिए जो कि असंभव है, मूर्त रूप लेना असंभव है। तो ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसको साकार होना संभव नहीं है, वो असंभव है। इसे ही हम कहते हैं कल्पनादर्श, यूटोपिया। फ्रेडरिक सैरियू कौन था? आप लिखेंगे फ्रेडरिक सैरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। अपने 4 चित्रों के माध्यम से अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। अब आगे हम लोग इसको देखें कि जनमत संग्रह क्या है। यहाँ प्रश्न है कि जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो ये जनमत संग्रह, जनता के मत विचार का संग्रह कर उसका परीक्षण करना, तो ये जनमत संग्रह। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो ये जनमत संग्रह। रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, ना पुरानी परंपराओं पर विश्वास देता है। तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। वो कहता है एकाएक बदलाव नहीं हो कि तेजी गति से बदलाव हो, धीरे धीरे बदलाव हो और समाज में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो। जो पुरानी परंपराओं में विश्वास करते हुए धीरे धीरे बदलाव और विकास में विश्वास करता है। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? इसको भी आप देख लेंगे कि उदारवाद एक प्रश्न है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो उदारवाद शब्द लातीन भाषा का लाइवर पर आधारित है, यानी जो लिबरलिज्म है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लिबरलिज्म। तो लाइवर शब्द से बना, जो लातिनी शब्द है वो लाइवर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबकी बराबरी।
तो उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना, सबकी सहमति से सरकार का गठन हुआ। और उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ये भी प्रश्न आप देख लेंगे। वियना की संधि के क्या उद्देश्य थे? देखिए कब हुआ था? 1815 में हुआ था। तो 1800 लिखेंगे कि आपके 1815 की वियना संधि के निम्नलिखित उद्देश्य थे। जैसे नंबर 1, उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। दूसरा, बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। और तीसरा, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। देखिए ये भी प्रश्न पूछता है कि जोल्वेराइन क्या है? जोल्वेराइन क्या है? आप लिखेंगे कि जोल्वेराइन प्रशा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारिक शुल्क संघ शुल्क इकट्ठा करता था, टैक्स, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्रीयता में बांध देना था और इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। शुल्क इकट्ठा करने जो अवरोध आते थे उसको दूर कर दिया और यह जो है व्यापारी शुल्क संघ था। मैज़नी कौन था? मैज़नी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। दो भूमिगत संगठन था जो छिपे रूप से चलता था, गोपनीय ढंग से चलता था, वह था यंग इटली और यंग यूरोप। मैटरनिख युग क्या था? आप ध्यान देंगे कि मैटरनिख युग क्या था कि मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। मैटरनिख जो है अपने राज्य में किसी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था और उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो, जनता की स्थिति में सुधार नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मैटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। 1815 से लेकर के 1848 तक का जो शासन काल रहा यूरोप के इतिहास में मैटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मैटरनिख का ही। जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधाएं थी? यदि प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना, मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना एक बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े साम्राज्य अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे और दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रशा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये सब समस्या थी जर्मनी के एकीकरण। ये प्रश्न देख लेंगे कि रूपक से आप क्या समझते हैं, मैंने रूपक का क्या तात्पर्य है। देखिए, जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता का विचार, मुक्ति का, ईर्ष्या का, लालच का, तो ये सब जो विचार है, जब किसी अमूर्त विचार, ये सभी जो अमूर्त विचार के उदाहरण हैं, को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। जैसे जर्मनी स्वतंत्रता की देवी के रूप में, मारियान फ्रांस का प्रतीक के रूप में, वहाँ के राष्ट्रमाता के रूप में, ये क्या है? एक रूपक है। तो आप लिखें रूपक से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखेंगे जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लाल, जब स्वतंत्र विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के रूप में जब दिखाया जाता है, इंगित किया जाता है, उसको रूपक कहते हैं। निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, मैंने सामूहिक रूप से कोई समुदाय जिसे अपना प्रतिनिधित्व मानता है कि यह जो है मेरे समुदाय का पहचान है, सामूहिक पहचान है, एक सिंबल है। तो निर्जातीय इसी प्रकार का है। और निर्जातीय जो है वो साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई भी समुदाय अपनी सामूहिक पहचान को मानता है। नेपोलियाई बोनापार्ट यहाँ था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था?
है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सुने हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट, वाटरलू का युद्ध की जब भी बात आती है तो आपको दिमाग में नेपोलियन बोनापार्ट जरूर याद आता होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस में अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया और उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है, जिसको हम नेपोलियन की आचार संहिता कहते हैं, नेपोलियन की विधि संहिता कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग इस चैप्टर से अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर को देखें। इस चैनल पर आप बने रहेंगे, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। कल हम लोग इस चैप्टर से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, तत्पश्चात दीर्घोत्तरीय को भी देखेंगे। थैंक यू।